अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग मतलब क्या आपका स्टार्ट मतलब करेंगे, है ना। ये तो डिस्कस कर चुके थे कि पहले मतलब क्या था आपका फिलोसफिकल आइडिया ऑफ एटम के बारे में ग्रीस में ही बात होता था, और क्या होता था फिर आपका इंडिया में ही बात होता था। ग्रीस में उसको कहा जाता था मतलब क्या था आपका एटम, इंडिया में कहा जाता था मतलब क्या था आपका परम अणु। ग्रीस में वो आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहा था मतलब क्या था आपका डेमोक्रिटस, इंडिया में उसके बारे में डिस्कस कौन कर रहा था सर आपका महर्षि कनाडा। अब लेकिन मतलब क्या है सर आपका साइंटिफिक आइडिया ऑफ एटम के बारे में पहला इंसान जो डिस्कस किया था उसका नाम मतलब क्या था आपका जॉन डाल्टन, और वो शायद डिस्कशन स्टार्ट किया था मतलब क्या सर आपका 1808 में। वो तो एटमिक थ्योरी तो फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी तो मतलब क्या सर आपका एटम के बारे में जॉन डाल्टन की तरफ से आया था ना। अब एक बात समझिए, ये बात हम लोग जानते हैं सर कि पार्टिकल जिसके बारे में लोग बात करते हैं दुनिया पर पाया जाता है वो मतलब क्या होता है मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल किससे बनता है सर आपका एटम से बनता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल बॉन्ड टूटता है, या क्या होता है केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है बनता है, या टूट के बनता है, या मतलब जो भी हो रहा है, या तो केमिकल बॉन्ड टूट रहा है केमिकल बन रहा है। तो केमिकल बॉन्ड टूटने और बनने का नाम ही मतलब क्या है केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉज। अच्छा और एक बात हम बताना भूल गए थे रिवाइज करना कि केमिकल साइंसेस का फाउंडेशन जो है यानी केमिस्ट्री का फाउंडेशन जो है वो कौन डाला सर आपका एंटोइन लवॉयसियर, जो कि मतलब क्या था आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब था, यानी जो बेरहेडेड हो गया था, जो बेहतर हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के वजह से, है ना। द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लवॉयसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो पहला लॉ मतलब क्या है सर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो जानता है वो भी जानता है और जो नहीं जानता वो भी जानता है, यानी कि मैटर क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, मैटर मतलब क्या है सर आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। तो उसी लॉ को अगर आप मतलब क्या है सर आपका केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट वाले साइड में जिस एलिमेंट के जितना एटम गया प्रोडक्ट वाले साइड में भी क्या होगा सर आपको उस एलिमेंट का उतना ही एटम होगा, बस फ़र्क इतना होगा पहले उसका अरेंजमेंट दूसरा टाइप का था, अब उसका अरेंजमेंट मतलब क्या था दूसरा टाइप का हो गया। लेकिन इस तरफ जितना एटम जिस एलिमेंट का था उस तरफ भी मतलब क्या था आपको उस एलिमेंट का उतना ही एटम होगा, तभी तो केमिकल मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करता है, नहीं तो बैलेंस की जरूरत है मतलब क्या पड़ता आपको नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरह चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस नो। अगर पूरा का पूरा रिएक्टेंट को आप मेयर करेंगे उसका जो मास आता है तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट को आप मेयर करेंगे तो भी मतलब क्या होगा सर आपको उसका वही मास आएगा। तो एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई चीज़ जलने के बाद उसका वजन तो कम हो जाता है, इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जलने के बाद उसके अंदर कार्बन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के मतलब क्या होता है सर आपका उड़ जाता है। उसके अंदर सल्फ़र अगर होगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन के मतलब क्या सर उड़ गया होगा। तो अगर वो सब उड़ने ना दें और उसके बाद मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट को वजन करे और उसके बाद मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट को वजन करे तो दोनों का वजन मतलब क्या होगा सर आपका बराबर आएगा। आया बात समझ में ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या करते हैं बात को समझते हैं, ये उसी बात को इस्टेब्लिश करने के लिए रखा है, यानी यहाँ पे रिएक्शन अंदर ही हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद भी रिएक्टेंट को बाहर निकलने मतलब क्या सर आपका नहीं दिया जा रहा है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों के बाद वजन मतलब क्या होगा सर आपका सेम ही मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था सर आपका ये साबित करना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या मतलब क्या होता है मतलब ओबे करते हुए होता है, मतलब उसको डिसोबे मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। दूसरा क्या है सर आपको बताइए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in same proportion irrespective of where the compound came from and who prepared it। ये सिंपल बात को समझने के लिए है ना कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, अगर एटॉमिक रेशियो का बात करें तो वो रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:1 है। अगर मास रेशियो का बात करें तो मास रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:2 मतलब क्या सर आपका 8 है। यानी कि अगर 9 ग्राम पानी है तो हमेशा ऐसा होगा कि वो 9 ग्राम पानी में मतलब क्या सर आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन। और अगर मतलब क्या है सर आपका
मतलब समझिए मॉलिक्यूलर रेशियो तो हमेशा मतलब एटॉमिक रेशियो तो हमेशा 2:1 ही का रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ये बता रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो 2:1 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है। एटॉमिक रेशियो का बात अगर करें तो और मास रेशियो का बात अगर करें तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हमेशा वो मतलब 1:8 के रेशियो में कंबाइन मतलब क्या हो रहा है कर रहा है ना। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और अगर आपके पास 10 ग्राम ऑक्सीजन भी है, लेकिन पानी मतलब क्या है सर आपका बनेगा कितना ग्राम, पानी छोड़ दीजिए। अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और आपके पास मतलब क्या है सर आपका 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो पानी बनना चाहिए 11 ग्राम। लेकिन पानी 11 ग्राम नहीं बनेगा, पानी क्या होगा सर आपका यहाँ से 1 ग्राम आएगा, यहाँ से मतलब क्या सर आपका 8 ग्राम आएगा, तो पानी बनेगा मतलब क्या सर आपका 9 ग्राम। क्यों आएगा सर? क्योंकि वो कौन से रेशियो में कंबाइन करेगा ये फिक्स है। ओके, हाँ तभी तो वो बनेगा। हाँ तो वो क्या करेगा सर आपका कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड बनेगा, मिक्सचर कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड में मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्पोजिट एलिमेंट का रेशियो मतलब क्या होता है आपका फिक्स होता है। ये 2 ग्राम ऑक्सीजन छोड़ देगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन आए रिएक्शन में मतलब क्या लेगा सर आपका पार्ट मतलब क्या लेगा सर आपका लेगा। तो या तो आप मतलब क्या है 8 ग्राम ऑक्सीजन लाइए या तो आप क्या 16 ग्राम ऑक्सीजन लाइए और 2 ग्राम हाइड्रोजन लाइए। मतलब आप अगर 1:8 के अलावा और कोई रेशियो में डाल रहे हैं तो आप मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट को वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए मतलब क्या सर आपका रेशियो जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। आया बात समझ में ना। अगर मान लीजिए 8 ही ग्राम अगर मतलब क्या ऑक्सीजन है और आप यहाँ पे 5 ग्राम दे दिए हाइड्रोजन, फालतू का दिए ना सर, क्योंकि 4 ग्राम ऐसे ही मतलब क्या करेगा वो छोड़ेगा, क्योंकि उसका और मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मास रेशियो मतलब क्या सर आपका 1:8 है। मेरा बात आपको समझना है। तो ऐसा कर रहा है इसलिए ऐसा हो रहा नहीं है, ऐसा हो रहा था इसलिए लोग ऐसा कर रहा है। बोला ना आपको ऑब्जर्वेशन मतलब क्या सर आपका प्राइमरी है, एक्सप्लेनेशन मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी है। अब ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट जाएगा तो क्या होगा सर आपका वो लोग मतलब वेस्ट करेगा काम मतलब क्या सर आपका एफिशिएंटली मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। लेवोसियर along with many other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion। यानी proportion क्या है सर आपका सेम है irrespective of where the compound came from and who prepared it। मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रिपेयर करेगा तो रेशियो अलग हो जाएगा, वो प्रिपेयर करेगा रेशियो अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से लाएंगे हाइड्रोजन तो अलग होगा और इंडिया से लाएंगे हाइड्रोजन तो मतलब क्या सर आपका अलग होगा। कहाँ से आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो रेशियो में कंबाइन कर रहा है 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट आपस में, वही रेशियो में क्या है सर कंबाइन मतलब क्या करेगा। और यहाँ पे कौन सा रेशियो का बात हो रहा है सर आपका मास रेशियो का बात हो रहा है। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया, इन कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ मतलब क्या सर आपका 1:8। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर 10 9 ग्राम ऑफ वाटर इज जब अगर 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोज का मतलब यहाँ छोड़ना नहीं, डिकम्पोज का मतलब ऑपोजिट ऑफ कंपोज। When you are composing something, you are taking different things and putting them together and making something new. When you are decomposing, you are simplifying. तो यहाँ पे decompose करना अपना मतलब क्या सर आपका literal meaning में है ना। तो when water is decomposed, 9 gram water is decomposed, you will get मतलब क्या सर आपका 1 gram hydrogen and you will get मतलब क्या सर आपका 8 gram oxygen, and it will always be the case. So if you have 18 gram water and if you will decompose that water, you will get मतलब क्या सर आपका 2 gram hydrogen and you will get मतलब क्या सर आपका 16 gram oxygen. If you will have 900 gram water and if you are decomposing that water, you will get मतलब क्या सर आपका 100 gram oxygen and you will get मतलब क्या सर आपका 800 gram oxygen. So it does not matter how much water you are decomposing, but after decomposition the ratio of its composite element meaning hydrogen and oxygen is going to be the same, and that ratio is मतलब क्या सर आपका 1:8। and it is not only true about hydrogen, it is true about all the other compounds। आया बात समझ में ना। और यही चीज़ क्या है सर आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या है प्रोपोर्शन, है ना। तो चलिए आप इसको सिर्फ वाटर के लिए ना समझ ले तो एक और कंपाउंड का मतलब एग्जांपल मतलब क्या सर आपको दिया है। सिमिलरली अमोनिया, व्हाट इज अमोनिया। If we are studying chemistry then we must know the chemical
formula. What was the chemical formula of water? The chemical formula of water was H2O. And the chemical formula of ammonia is what? The chemical formula of ammonia is मतलब क्या सर आपका NH3. ये बताया समझ में ना? केमिस्ट्री का शॉर्ट टेस्ट है। केमिस्ट्री का शॉर्ट टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट आप ऐसे ही दे दीजिएगा, ठीक है ना? आपको दिखा देते हैं, दिखा दीजिए फिर भी, अच्छा हो याद है ना? असल में शॉर्ट टेस्ट पर फोकस करेंगे ना सर, तो फिर लॉन्ग टेस्ट जो है, ये देखिए केमिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट सिलेबस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए आप कितना अच्छा किस्मत है आपका, कितना लिखे हैं आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और अगर आता तो हम वो कराते नहीं सर आपको अभी, क्योंकि शॉर्ट टेस्ट के चक्कर में मतलब क्या होगा सर आपका लॉन्ग टेस्ट मतलब क्या सर आपका चला जाएगा। ज्योग्राफी का भी शॉर्ट टेस्ट है ना? अभी तो इसको कर लीजिए, जिस मैटर में आपको वरदान मिल चुका है उस मैटर को वरदान को मतलब इग्नोर आप कर दीजिएगा, तो उस मैटर का वरदान मतलब क्या सर आपका अभिशाप बन जाएगा। तो जो अभिशाप है वो तो अभिशाप है, लेकिन जो वरदान है उसको तो वरदान की तरह इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप अभिशाप के बारे में सोचिएगा तो वरदान में अभिशाप बन जाएगा। सूरा फातिहा पढ़ के लिख दूंगा, बिस्मिल्लाह। दिस विल नॉट वर्क। हाँ सर भाई, इट वॉन्ट वर्क। आप चेक कर लीजिएगा, है ना? है ना? अगर बिना मेहनत के मतलब क्या होता दुआ काम करता ना, तो फिर दुआ से आदमी को फ़ायदा नहीं, दुआ से आदमी को नुकसान होता, दुआ से आदमी सुधरता नहीं, दुआ से आदमी क्या होता बिगड़ जाता। समझे बात क्या आप लेना, है ना? And if it will work, it will mean that Allah is angry with you, not pleased with you. Because if Allah is pleased with you, अल्लाह का अंदर काम में साथ नहीं देते हैं साथ, नहीं देता है साथ। हम बताते हैं आपको। आप सूरह बकरा पढ़िएगा, सूरह बकरा में लिखा रहेगा कि मतलब क्या है, God helps the transgressor in transgressing by giving them ropes. जो ट्रांसग्रेस करना चाहता है तो उसको क्या करते हैं, रस्सी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसग्रेस करो, ठीक है, चॉइस दिए हैं। हाँ इनिशियली रोकते हैं, लेकिन आदमी जब मतलब हिटगिरी करता है, हिट्टीगिरी करता है, तो फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लो रस्सी लो और ट्रांसग्रेस करो, है ना? इफ़ यू वांट ट्रांसग्रेशन सो बैड देन ट्रांसग्रेस। डिबेट नहीं कर पाएगा, है ना? नहीं डिबेट हम स्क्रिप्ट बना के लेंगे। हाँ लगे स्क्रिप्ट ना, लेकिन मेरा डिबेट करने का इच्छा नहीं है सर। बात यह है कि समझिए हम अपना मन से नहीं बुलाना, नहीं मकसद से डिबेट करें, मकसद से डिबेट के लिए बात यह है कि हम मन से नहीं बुलाना, जो कुरान में लिखा हो तो आपको बुलाना। तुमको पता था कि अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसग्रेसर को भी ट्रांसग्रेस करने में, इसलिए वो बैकग्राउंड में आया था तब तो बोला। मन का बात बोलते हैं तो फिर आप वो बात को मतलब क्या करते हैं, काउंटर कर देते हैं। मन का बात नहीं बोलता आप काउंटर कैसे कीजिएगा, कुरान का बात बोल दिए, है ना? तो सेफ साइड है तो, है ना? नहीं ये सब बात में मन का बात करना भी नहीं चाहिए। हाँ वो तो बेचना होगा, कुरान को बेचना होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे हैं हम लोग थे LS। और जो ये बात भी है कि अगर आप सूरह फातिहा पढ़ के लिखते हैं तो भी कुरान का गलत इस्तेमाल होता, तो एग्ज़ाम में फेल हो जाइए वो बेहतर है, लेकिन कुरान का गलत इस्तेमाल करना बेहतर मतलब क्या असर आपका नहीं है। अच्छा सर, चार इमाम का कॉन्सेप्ट जानते हैं सर? चार इमाम कॉन्सेप्ट हम जानते हैं सर जी सर, तो आप कौन सा? चार इमाम जो है वो मतलब क्या फ़िक़्ह के इमाम है। जी। फ़िक़्ह का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा हो तो डेटा से आप कंक्लूजन में पहुँचेंगे, ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि डेटा प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग आदमी का भी मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। जो चार इमाम के लिए मतलब क्या सर आपका डेटा जो है वो मतलब क्या सर आपका कुरान और हदीसी डेटा है, और सहाबा का अमली मतलब क्या सर आपका डेटा है। तब कौन सा? हम आपको बता रहे हैं ना, चारों इमाम के लिए डेटा क्या है, कुरान हदीस सहाबा का अमल, और डेटा में सब मतलब क्या सर आपका एक है। हाँ ये भी है, किसी किसी इमाम के पास डेटा कम था, किसी किसी इमाम के पास मतलब क्या डेटा मतलब क्या था, ज़्यादा था। तो एनालॉजिकल पावर सबसे मतलब ज़्यादा किसी इमाम का था तो किसका था, इमाम अबू हनीफ़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने हर मसला में सही थे, क्योंकि उनके पास सबसे कम डेटा किसी के पास में था तो वो इमाम अबू हनीफ़ा। सबसे ज़्यादा डेटा किसी के पास अगर था तो वो किसके पास था, इमाम शाफी। क्यों? जो लास्ट में आएगा और कोई चीज़ इवॉल्व कर रहा है तो उसका डेटा ज़्यादा होगा ना। पर वो तो एक सिंपल आपको बात बताते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, लॉ केस लड़ रहा है, आपको ये बात पता है कि कोर्ट में हम लोग क्या रहता है, पुराना केसेस को रिफ़र करता है। हाँ
तो आज के लॉयर के पास जो डेटा है, आज से 20 साल पहले के लॉयर के पास वो डेटा तो मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। तो डेटा इज़ getting added every time and the one coming later will always have advantage over who came prior, but greatness belongs to the one who came prior. पर वो तो सहाबी को देखेंगे, सहाबी का अमल डेटा है, वो डेटा से कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसके बीच में क्या है, गैप है ना, तो वहाँ पे मतलब क्या प्रोसेस है, तो चारों इमाम का मतलब क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। आया बात समझ में ना। बस सभी right। कहीं सब राइट ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सब इस्तिहाद किए राइट तक पहुंचने के लिए, जो इस्तिहाद करके मतलब क्या सर आपका राइट तक पहुंचे उनको डबल सवाब मिलेगा, और जो इस्तिहाद करके राइट तक नहीं पहुंच पाए उनको सिंगल सवाब मिलेगा, क्योंकि वो राइट तक पहुंचने की कोशिश की। नहीं मतलब जो मतलब मेन जो मसला रहता है हाँ। वो लोग का कि हाथ यहाँ पर यहाँ पर, दोनों ही राइट है, दोनों ही राइट है। जिसका आपको सोर्स पता है और जिसका सोर्स उसका कंक्लूजन मतलब सपोर्ट कर रहा है वो राइट है। ये दोनों ही राइट है, तीनों ही राइट है, ये सब कहानी मतलब क्या मॉडर्न वाला कहानी है। आप समझे बात क्या आपने ना। आपको मतलब क्या करना है, मतलब दिमाग का उपयोग ज़्यादा नहीं करना है। और ये सब राइट है, किस तरफ से आएगा पता है आपको, जो रॉन्ग होगा उस तरफ से आएगा। हाँ ये होना चाहिए कि अगर हमको दोनों का राइट होने का एविडेंस पता है तब हम बोलेंगे दोनों राइट है। हमको देख एविडेंस पता है ना, तभी तो एक हम फॉलो कर रहे हैं ना। हम अंधा होकर ये नहीं बोलेंगे कि हम ही राइट हैं, हम बोलेंगे आप भी राइट हो सकते हैं, लेकिन आप हैं कि नहीं उसके लिए तो आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। हम इस एविडेंस को पकड़ा, हमको ये राइट मतलब क्या आपका मिला, तो इसके बारे में कंफर्म है कि ये राइट है। वो तो वो अल-बुखारी। लेकिन आप अगर बोल रहे हैं कि आप राइट हैं, हम आपको रॉन्ग नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा इज़ वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। बट इफ़ यू आस्क मी वेदर आई एम श्योर अबाउट यू बीइंग राइट और नॉट, आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं उसका सोर्स में खोज रहा हूँ, वो वाला बहुत मंतक में जाना पड़ा, मतलब किसका सोर्स? स्ट्रीम हैंड का, कहाँ बांधने का? ये तो मिल गया मुझे, ये वो तो मिल मिल गया। जाएगा। हाँ, और इसका माइनर है लिखा हुआ, पर बहुत अब उससे वो कंक्लूजन निकलता भी है कि नहीं निकलता है, वो मतलब दैट इज़ नॉट श्योर। हाँ वही। जब नहीं श्योर है तो मतलब ये भी फिक्का उसूल है कि जो श्योर है उसको पकड़िए, जो डाउट है उसको। मतलब तर्जुमा के भी तर्जुमा में जाना पड़ा। जब आप तर्जुमा में चले गए तो फिर तर्जुमा तो खुद रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि रिलायबल जो होता है वो क्या होता है सर, आपका मेन टेक्स्ट होता है। और चार इमाम जो मतलब क्या सर आपका कंक्लूजन निकाले, वो कहाँ से निकाले? मेन टेक्स्ट में से निकाले। तो आप अगर तर्जुमा में आप जा रहे हैं तो लेवल ऑफ सर्टेनिटी इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, एंड यू नॉट इवन फॉलोइंग द मेन टेक्स्ट, यू आर फॉलोइंग द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इतना मेहनत क्यों करेगा भाई आदमी, जब आदमी को मेन टेक्स्ट से मिल रहा है जहाँ का, वो फॉलो करेगा कहाँ नमाज पढ़ेगा। नहीं समझे? जैसे मैम अगर बोले कि मतलब कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, और बोले कि कल जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहेगा वो एक काम करना, 29 फरवरी को एग्ज़ाम देना। अब एक आदमी मतलब क्या है सर आसरा में रहेगा, बोला कि हम तो 29 फरवरी को एग्ज़ाम देंगे। फरवरी का महीना चल रहा था, लेकिन कल के बाद पता चला कि तो लीप ईयर है ही नहीं। अगर लीप ईयर होता तो मतलब क्या होता, 29 फरवरी मतलब क्या होता, सबका आता है ना। तो फालतू चक्कर में पड़ गया, आदमी क्या कीजिएगा? जो श्योर है उसमें वो करिए। अब सिंपल एक आपको मतलब जो इस्लामिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको पता है कि भुवन चौधरी मस्जिद में नमाज 8 बजे है, हाँ अभी 7:30 बज रहा है, 15 मिनट में काम समेट के जा सकते हैं। और आगे एक मस्जिद है, कोई हमको बोला कि अरे कर लोगे ना वहाँ पे मतलब जो है नमाज 8:30 बजे है, आराम से अपना काम कर लो। हम उससे पूछा कि आप श्योर हैं वहाँ 8:30 बजे है? नहीं श्योर तो नहीं, लेकिन 8:30 बजे होगा। तो उसके बाद अगर हम 8:30 बजे का इंतज़ार किया, जमात छूट गया, तो गलती किसका हुआ? मेरा हुआ, क्योंकि भुवन चौधरी के बारे में तो श्योर थे ना। हम तो डिनाई नहीं कर रहे कि उसका बाद छूट है, क्योंकि हम वेरीफाई नहीं की और हमको वेरीफाई करना भी नहीं है, क्योंकि हमको नमाज़ पढ़ना है कहाँ पर? यहाँ पर। समझ रहे बात क्या आपने ना?
और वो जो बताया वो मतलब क्या था, आपको श्योर भी नहीं था, है ना? तभी तो खुतबा कैसे देते? खुतबा बोल रहा हूँ, इकामत एक बार, एक बार, हाँ जिसको आप 2 बार समझ रहे हो उसको हम 1 बार देते हैं, है ना? नहीं हाँ एक बार है, क्योंकि एक ही बार है। बुखारी में लिखा हुआ है, कुरान में भी लेकिन आप लिखा हुआ है। अक्सर पढ़ेंगे मस्जिद नमाज तो वहाँ पे 2 बार दिया जाता है, जी, है ना? यहाँ पर पकड़ लीजिए ना, शान वाला मस्जिद है ना? तब किसे समझा, मतलब किसका हमको फॉलो? समझिए जिसका एविडेंस मिलेगा उसका बात हम मानेंगे। नहीं हम बोले कौन सी माँ? चलिए आपको 4 इमाम का हम कॉल पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद नहीं पढ़ाई को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? कहाँ गया गूगल? टाइम पे नहीं मिलता गूगल ना। Saying of the 4 Imams about the Hadith. पर सर पढ़ लीजिए आप। मक्का में भी देखा 2 बार आया है। इमाम अबू हनीफा क्या बोले कि when a hadith is found to be सही then that is my मदहब, मतलब वो मेरा फ़िक़्ह है, वो मेरा मदहब है। आदमी बोलता है ना हनफी हैं, तो कोई हनफी अगर हो तो क्या करना चाहिए उसको? सही हदीस मिल जाए तो उसको मान लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो तो इमाम अबू हनीफा को नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि इमाम अबू हनीफा क्या बोले, when a hadith is found to be सही then that is my मदहब, पहला बात। दूसरा बात इमाम अबू हनीफा क्या बोले, इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर एनीवन टू एक्सेप्ट आवर व्यूज़ इफ़ दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर वी गॉट देम। सिंपल क्या मतलब है, यू कैन नॉट अग्री विथ माई कन्फ्यूजन इफ़ यू डू नॉट नो द डेटा। तो वही बात आपको बोल रहे ना, डेटा आप देखे जाके, अगर आप नहीं देखें तो इमाम अबू हनीफा का फॉलोअर तो आप नहीं हो सकते। और आ गया ये क्या लिखा हुआ है, इन वन नरेशन इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर समवन who does not know my evidence to give verdict on the basis of my words। किसी को मेरा एविडेंस अगर नहीं पता है तो मेरे वर्ड के बेसिस पे मेरे तरफ से वर्डिक्ट पे मतलब क्या कर सकता है, नहीं दे सकता है। ये सब देता फिर रहा है ना। अब आ जाइए, फॉर वी आर मॉर्टल्स, हम लोग इंसान हैं। मॉर्टल्स वो इंसान ही होता है ना सर। वी से वन थिंग वन डे एंड टेक इट बैक द नेक्स्ट डे। तो इमाम अबू हनीफा तो टेक बैक करते थे, उनका फॉलोअर टेक बैक मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब एक दिन एक चीज़ कह रहे दूसरा दिन उसको वापस ले रहे हैं, क्योंकि समझ में आया गलती है। एक दिन एक चीज़ मतलब आज हमको लगा ये बात सही है, इमाम हनीफा ये काम किए हैं, कल पता चला एविडेंस के हिसाब से गलत था, सुधार लिए। तो उनका फॉलोअर सुधार रहा है क्या? नहीं सुधार रहा है, लेकिन फिर बोल रहा है कि इमाम हनीफा के फॉलोअर हम हैं, है ना। और आगे आ जाइए, याकूब, इमाम याकूब जो थे उनके मतलब क्या जो स्टूडेंट हैं उनको क्या बोले, वो टू यू ओ याकूब, तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ याकूब, डू नॉट राइट ऑन एवरीथिंग यू हियर फ्रॉम मी। याकूब मतलब याकूब उनके एक स्टूडेंट का नाम था। हाँ, यू मेड मतलब आपको तबाही हो बर्बादी हो याकूब, हर बात जो हम बोले वो मत लिख लो। इमाम हनीफा ऐसे गुस्सा में डांट के बोले, बाद में वो मतलब उस मीन नहीं करते थे कि तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ, लेकिन वो गुस्सा क्यों हुए, डू नॉट राइट ऑन एवरीथिंग यू हियर फ्रॉम मी, फॉर इट हैपन्स दैट आई होल्ड वन ओपिनियन टुडे एंड रिजेक्ट इट टुमारो, और होल्ड वन ओपिनियन टुमारो एंड रिजेक्ट इट द डे आफ्टर टुमारो। और क्या बोले, व्हेन आई से समथिंग कंट्राडिक्टिंग द बुक ऑफ अल्लाह द एग्जाल्टेड अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और व्हाट इज़ नरेटेड फ्रॉम द मैसेंजर, देन इग्नोर माई सेइंग। So if you are not ignoring that saying of Imam Abu Hanifa, you are not following Imam Abu Hanifa, you are not a Hanafi। बताइए, तो इमाम अबू हनीफा तो ये सब कहें, तो आप क्या कहें? इमाम मालिक के पास में आइए, ट्रूली आई एम अ मॉर्टल, आई मेक मिस्टेक्स एंड आई एम करेक्ट, यानी कभी हम गलती करते हैं, कभी हम सही काम करते हैं। देयरफॉर लुक इनटू माय ओपिनियंस ऑल दैट एग्रीज विद द बुक एंड द सुन्ना, यानी मेरा उस ओपिनियन को मानो जो कुरान से और सुन्नत से मैच कर रहा है, ठीक है। क्या नहीं मानो, एंड एक्सेप्ट इट, मैच करे तो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एंड ऑल दैट डज नॉट अग्री विद द बुक एंड द सुन्ना इग्नोर इट। तो जो ये कर रहा है वो मालिकी है,
जो ये नहीं कह रहा वो मालिकी मतलब क्या असर आपका नहीं है। आइए और आगे आइए। Everyone after the Prophet sallallahu alaihi wasallam will have his saying accepted and rejected. Not so the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam के बाद हर आने वाला का बात माना भी जाएगा, इनकार भी किया जाएगा। हाँ, Prophet sallallahu alaihi wasallam का बात इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो ये बात मान रहा है वो मालिकी है, जो नहीं मान रहा मालिकी मतलब क्या असर आपका नहीं है। आइए, Ibn Wahab said, I heard Malik being asked about cleaning between the toes during ablution. He said the people who do not do that, I do not approach him until the crowd has। ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन आपको मेन बात समझ में आ गया ना इमाम शाफी की मांगी, क्योंकि वो बहुत लंबा नरेशन था। अब आ जाइए। As for Imam Shafi, the quotation from him are most numerous and beautiful, and his followers were best in sticking to them। अब ये जो लिखा है उसका ओपिनियन है, तो इस ओपिनियन से आप मतलब एग्री कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी को हो सकता है कि इमाम अबू हनीफा का कोटेशन ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, और ठीक है उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो लिखा हो मानो। तो अगर तुम इमाम हनीफा को मानते तो उनका बात को मानो। सिर्फ बोलोगे कि नहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल कोटेशन जो है इमाम हनीफा का है, लेकिन हम मानेंगे तो नहीं। चारों इमाम का कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कह रहे सब एक ही बात कि मेरा बात अगर टकरा रहा है तो छोड़ो उसको, कुरान इस पर चलो। मैं थोड़ी ना या नबी हूँ या कुछ हूँ। द सुन्ना ऑफ इमाम शाफी का बात, द सुन्ना ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह रीच एज वेल एज escape फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस। हम लोग क्या समझते हैं चारों इमाम के पास सब हदीस है, तो इमाम शाफी लास्ट में वो क्या बोले, कुछ सुन्ना हम लोग तक पहुँचता है, कुछ हम लोग तक नहीं पहुँचा। सो वेन एवर आई वॉइस माई ओपिनियन और फॉर्मुलेट अ प्रिंसिपल, तो जब भी अपना ओपिनियन हम कहते हैं या फिर मतलब क्या कहते हैं, सर आपका कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं, कोई भी उसूल बनाते हैं, where something contrary to my view exists on the authority of the messenger of Allah, then the correct view is what the messenger of Allah has said and it is my view। तो अगर मेरा व्यू के सामने मतलब रसूलुल्लाह का व्यू टकरा जाए तो मेरा व्यू वही है जो रसूलुल्लाह का व्यू है, मेरा व्यू का मतलब क्या करो, छोड़ दो। तो कितना अच्छा तरह से बात कहें। द मुस्लिम्स आर यूनानिमसली अग्रीड, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मुस्लिम यूनानिमसली अग्रीड दैट इफ अ सुन्ना ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ मेड क्लियर टू समवन, इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर हिम टू लीव इट फॉर द सेइंग ऑफ एनीवन एल्स। यानी मुसलमान का इस बात में इजमा है कि अगर किसी के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत क्लियर हो जाए तो और किसी का ओपिनियन पे चलना उसके लिए जायज़ नहीं है। So, एक ही बात बोला, सब एक ही बात बोला, पर थोड़ा सा वर्ड चेंज कर। हाँ, इन वन नरेशन देन फॉलो इट एंड डू नॉट लुक साइडवेज एट एनीवन एल्स सेइंग। तो उसको सुन्नत मिल गया, फॉलो करो, दायां बायां मत देखो, इधर उधर मत देखो। व्हेन हदीस इज फाउंड टू बी सही देन दैट इज़ माई मज़हब। जो सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है। ये बात इमाम हनीफा भी कहे थे, है ना। You are more knowledgeable about hadith than I, so when a weak hadith is when a hadith is sahi, inform me of it, whether it is from Kufa, Basra or Syria, so that I may take the view of the hadith as long as it is sahi। एक ही बात है ना सर, अलग अलग बात तो नहीं है ना। तो फिर तो सर मक्का में भी तो इकामत वही होता है, मक्का का इकामत अगर वही होता है। देखिए कभी कहीं ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है, एक चीज़ का दो तरीका होता है। तो आपको जो तरीका हम बताया वो तरीका मतलब कि हदीस में हम देखा तो उसके बारे में कंफर्म है, दूसरे चीज़ के बारे में कंफर्म मतलब क्या है हम नहीं है, लेकिन मतलब क्या है वो भी अगर मिल जाए। तो मक्का में गलत करता है, हो सकता है सर, गलत कहीं भी हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा गलत होता है, कहीं पे मतलब क्या होता है कम गलत होता है। और कहीं पे मतलब क्या होता है सर आपका ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो चीज़ है, एक चीज़ क्या है सर आपका मोर अप्रोप्रिएट और एक चीज़ क्या है सर आपका लेस अप्रोप्रिएट। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई हराम के रेल में तो एंटर नहीं करता है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट छोड़ के मतलब क्या होता है लेस अप्रोप्रिएट चीज़ करता है। और होता है ऐसा कभी कभी कि मतलब मोर अप्रोप्रिएट लेस अप्रोप्रिएट दोनों जायज़ होता है ना। तो जैसे सुन्नी लोग ये सब करते हैं, तो शिया लोग भी, वो लोग का भी तो चार इमाम हैं, हम लोग ये लोग भी। शिया लोग जो है वो एकदम अलग है। हम बताएं ना चारों इमाम सोर्स में डिफर नहीं करते हैं। शिया लोग मतलब क्या करते हैं सर आपको सोर्स में डिफर करता है।
तो शिया लोग के रेल में एंटर नहीं करना चाहिए। शिया लोग के रेल में एंटर नहीं करना चाहिए। क्यों? वो लोग को भी तो अल्लाह ही बनाया। अल्लाह तो सबको बनाया। अल्लाह तो काफिर को भी बनाया, मुशरिक को भी बनाया, नसारा को भी बनाया, यहूदी को भी बनाया, सबको बनाया ना। लेकिन जिसका बात का कोई मतलब क्या बेसिस नहीं है, उससे आप आगे मतलब क्या कर सकते नहीं कर सकते। तो शिया लोग का बात का कोई बेसिस मतलब क्या असर नहीं रहता रहता। क्लेवर आंसर तो हर जन से देखते हैं, हर जन से अलग अलग आंसर मिलता है ना। तो वो लोग का बात का कोई बेसिस मतलब क्या असर आपका नहीं है। और दूसरा बात वो लोग करते हैं तकिया। तकिया का क्या मतलब होता है कि सुनने से वो लोग अपना बिलीफ को मतलब क्या छिपाता है। तो छिपाने में ही डिसेप्शन है ना। If your belief is true, then why are you hiding your belief? तो वहाँ भी क्या है? इतना सारे चीज़ें अपन चाहिए। आप सिंपल ये बात समझिए, कुरान हदीस को मानना है, सहाबा का अमल को मानना, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद जो है आप चारों फिक को देखिए, लेकिन देखिए कि फिक का मतलब क्या एविडेंस क्या है ना। क्योंकि आप बैठ के 72 फिर के बारे में डिस्कस करते रहेंगे तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। मतलब आप अगर गोल्ड का व्यापारी हैं ना, तो आप ये मत देखिए कि गोल्ड का नकली वैरायटी कितना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्योर रियल गोल्ड। इफ एनी गोल्ड इज वेरिंग फ्रॉम दैट, इट इज़ नॉट रियल, एज सिंपल एज दैट। हम फालतू का जाली को सर्च करते हुए क्यों चलेंगे? हम अच्छा को सही से पहचानेंगे ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। ओरिजिनल से मैच कर रहा है तो ओरिजिनल है, नहीं तो फेक है। ओरिजिनल क्या था? जो सहाबा के ऊपर, जो इस्लाम के ऊपर सहाबा चले, वो ओरिजिनल है। तो द वर्जन ऑफ इस्लाम विच इज़ मैचिंग विद इट इज़ करेक्ट। द वर्जन ऑफ इस्लाम विच इज़ नॉट मैचिंग विद इट इज़ नॉट करेक्ट। द वर्जन ऑफ इस्लाम विच इज़ मैचिंग विद इट 70% is 70% correct, but 30% fake. The version of Islam which is matching with it 10% is only 10% correct, but 90% मतलब क्या आपका फेक। तो वो सब में आप क्यों जाइएगा? मैंने तो इस्लाम को देखिए ना। तो आप क्या सफ़ी मतलब कुरान हदीस और सहाबा का अमल। हाँ नहीं तो इमाम कौन सा मानता है, वो बोल दीजिए। सर एक इमाम का अगर हम नाम आपसे हम पूछेंगे कि मतलब जो है फिजिक्स आप किससे सीखिएगा? न्यूटन से सीखिएगा ना, आइंस्टाइन सीखिएगा? कंफ्यूजन छोड़ देते। नो, इट इज़ नॉट कन्फ्यूजन। अरे आप छोड़ देते हो। नहीं, इट इज़ नॉट कन्फ्यूजन। आई एम टेलिंग यू व्हाई it is not confusion, because if the team has worked on something, you cannot differentiate between the team ना। तो चार इमाम का मतलब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो हम किसी एक तो हर जन का होता है सर। हम वो फैसला नहीं करते हैं सर। हमको फैसला मतलब क्या करना भी नहीं है। आपको हम बताया ना कि मतलब क्या सर आपका मतलब लॉ के सेंस के हिसाब से, एनालॉजी के हिसाब से मतलब सबसे टॉप पे मतलब कौन है? इमाम अबू हनीफा। बट आई वोंट से माई सेल्फ। हम ये नहीं बोलेंगे, नाम ये बोलेंगे हम हनफी, नाम बोलेंगे ये बोलेंगे हम शाफी है, नाम ये बोलेंगे मालिकी, नाम ये बोलेंगे हम बली। जो कि जो चीज़ मतलब क्या सर आपका कुरान हिसाब के फ़र्ज़ नहीं किया है, वो अपने ऊपर आप मतलब इम्पोज तो नहीं कर सकते हैं ना। क्यों करेंगे सर? अब मुझे ना बस कन्फ्यूजन में छोड़ दे। कन्फ्यूजन नहीं छोड़ते हैं सर। मतलब हम वहाँ पे आपको छोड़ रहे हैं जहाँ पे आपको मैटर छोड़ देना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। समझ रहे बात क्या है ना। हम अगर अपने आप को बस इमाम अबू हनीफा के साथ अटैच कर देंगे तो इमाम शाफी का सही मैटर नहीं ले पाएंगे। इमाम शाफी के साथ अटैच कर देंगे तो इमाम हनीफा का सही मैटर नहीं ले पाएंगे। तो चारों इमाम सही है बोलने की जगह ना, चारों इमाम का सही बात लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे चाहे इमाम को ही छोड़िए। नहीं, छोड़ना गलत है। छोड़ना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि चारों को जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि मतलब क्या है, कुरान से, हदीस से और सहाबा से कंक्लूजन कैसे निकलता है। नहीं तो आप निकालिएगा रॉन्ग कंक्लूजन। आप बोलिएगा आई विल गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन बुक एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन माई सेल्फ, तो आप अजीब व गरीब कंक्लूजन के साथ वहाँ से मतलब क्या बाहर निकलेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? चारों इमाम का ओपिनियन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एविडेंस देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा किसका कंक्लूजन मेन एविडेंस से यानी कुरान और सहाबा का अमल से मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है।
पूरा मंतक पे बात। हाँ, मंतक पे बात नहीं, मंतक इज सेकेंडरी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे NS3 में। NS3 में नहीं, उससे पहले भी कहीं पे हम लोग थे। हम लोग थे वहाँ पर। अरे कि चारों इमाम में से मतलब चारों इमाम को सही है नहीं बोलना है, चारों इमाम जो सही बात बोले वो बात में अमल करना है और कुछ नहीं करना है। चारों इमाम को छोड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ, छोड़ नहीं सकते, आपको चारों को पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे आप हदीस के इमाम को नहीं छोड़ सकते, वैसे आप फ़िक़्ह के इमाम को भी क्या कर सकते नहीं छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना भी मतलब क्या है सर आपका इज़ द रॉन्ग थिंग, बिकॉज यू डू नॉट हैव द एबिलिटी, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी, आई हैव नॉट डेडिकेटेड माई होल लाइफ टू अंडरस्टैंड फ़िक़्ह, बट दे डिड। तो मुफ्ती लोग भी तो वही होते हैं ना, फ़िक़्ह मुफ्ती लोग समझिए वो लोग जो काम करके गए उस काम से फ़ायदा लेके फतवा दे रहे हैं, लेकिन असल बुनियाद जो रखे हैं वो चार इमाम ही हैं ना और उनके स्टूडेंट्स। और बहुत सारे मुफ्ती लोग उलमा सू, अब देखिए कौन उलमा सू है और कौन वो मतलब क्या decide है, कौन नहीं में कर हक है। सकते। हाँ, डिसाइड हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को डिसाइड करने की जगह हम लोग खड़े मतलब क्या असर आपका नहीं नहीं है exactly। आए बात समझ में ना। हाँ, लेकिन आप ये बोलिए कि ये आलिम का जो ये बात बोले इस बात से हम अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात मतलब के कुरान से जा रहा है, हट रहा है। ये मत बोलिए कि आलिम फालतू है या आलिम ऐसा है वैसा, ये सब कमेंट मतलब क्या इसलिए मत कीजिए। सिंपली से दैट आई नॉट एग्री विद दिस थिंग बिकॉज दिस थिंग इज गोइंग अगेंस्ट द कुरान और सुन्नह, एंड इफ इट इज नॉट गोइंग देन यू एक्सप्लेन इट टू मी हाउ। अब एक चीज़ देखिए, हाँ। अगर एक मुफ्ती गरीब, हाँ ठीक है, क्या है? मुफ्ती बनने के पहले हाँ। वो गरीब है, हाँ। मुफ्ती बनने के बाद अगर वो अमीर हो गया, वो क्या वो हो सकता है। जैसे मतलब समझिए मतलब इमाम लोग का मतलब क्या था, खुद का मतलब क्या था, बिज़नेस भी था, वो लोग बिज़नेस करते थे, बिज़नेस करके मतलब अमीर हो सकते हैं। तो किसी का अमीर होना गरीब होना नहीं, विदाउट बिजनेस ये खाली ये लेके इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि पहले उसको भी हम समझिए इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात सिंपल बात समझ लीजिए कि मतलब कोई कुरान अगर बेचेगा तो वो छिपने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ मतलब क्या अगर आपको नज़र आएगा तो उसको अपना व्यापार करने दीजिए, लेकिन आप कस्टमर बदलिए। तो वो तो उलमा हो गया ना सर। सर आज का दौर ऐसा है ना सर कि बहुत सारा फैक्टर्स है, आप छोड़ दीजिए वो, कमेंट मत कीजिए। उलमा ही नहीं, आप मेरा बात नहीं समझे। हम ये बोलेंगे कि ये काम जो है उलमा सू का है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में मतलब क्या सर आपको उलमा सू मतलब क्या नहीं बोलेंगे, और हम बोलेंगे आपको कि आपको वर्ड को छोड़, आप हमको क्या बताएं। अभी आप फोकस कीजिए सही को जानने में, कौन गलत है उसके पीछे मत जाइए, जो सही से हटा हुआ है वो मतलब क्या गलत है। अब गलत का क्या होता है सर, आपका डिग्री होता है, कोई इतना गलत है, कोई इतना गलत है, कोई ऐसा गलत है, कोई वैसा गलत है, कोई ये गलत है, कोई वो गलत है। गलत तो सब है। एक सिंपल बात समझिए, सिंपल बात बताते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपका आया मतलब क्या, तो आपका 55% मार्क्स, ठीक है, तो 45% आंसर आपका रॉन्ग हुआ, 55% रॉन्ग आंसर आपका मतलब क्या सही हुआ। अब समझिए मतलब समझिए आपका आंसर शीट अलग था, ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब क्या सर आपका मतलब क्या सर आपका 40 शीट लिए हैं, और आपका मतलब समझिए एग्ज़ाम का मतलब 40 शीट 48 डिफरेंट पर्सन को हम दे दें, ठीक है, और आप पहला मतलब क्या है ना सर आपका 15 पेज में आपका सिर्फ रॉन्ग आंसर है, और पहला 15 पेज जो हम दिए दूसरा रूम में और बाकी दूसरा रूम में, तो जिसके हाथ में आपका पहला मतलब क्या था आपका 15 पेज गया वो क्या समझेगा, यू आर द वर्स्ट काइंड स्टूडेंट, और जिसका हाथ में बाकी 25 पेज गया बोलेगा इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो हम उसी तरह मेरा ज़िंदगी का हर पेज आपके पास नहीं है, आपकी ज़िंदगी का हर पेज मेरे पास मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आलिम का एक हरकत हम देखें कि ये अलग जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं हमको नहीं पता, और वो क्या क्या कर रहा हमको मतलब क्या पता सर आपका नहीं पता। समाज उसको कितना मजबूर किया करने पे हमको मतलब क्या पता नहीं पता। हम सिंपली आई वोंट गो इनटू द पर्सन, आई विल रेस्ट्रेन माई सेल्फ टू दैट ओनली, दिस एक्ट इज़ नॉट गुड। वो पर्सन का जजमेंट आप अल्लाह पे मतलब क्या कीजिए छोड़ दीजिए। हाँ, अगर वो अपना बुरा अमल को मतलब क्या फेमस करेगा पब्लिकली, तो जो अमल वो पब्लिकली मतलब क्या प्रमोट करेगा ईविल, तो पब्लिकली हम बोलेंगे कि दिस इज़ ईविल, दिस इज़ नॉट गुड।
स्टिल आई वोंट गो पर्सनल ऑन हिम। एक्ट के बारे में बात करेंगे ना, हम ये नहीं बोलेंगे आप आज दोपहर नमाज पढ़ने आए थे तो अब तो देखा आप नहीं थे, आप तो पैर मिस कर दिया। दिस इज़ नॉट अ वे टू डील विद थिंग्स। हम ये बात बोलेंगे कि आप जो ये कुरान खानी कर रहे हैं दिस इज़ नॉट गुड। आपका क्या मजबूरी है नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन इस कुरान का तरीका तो मतलब क्या है, समझ रहे बात क्या है ना। तो पर्सनल नहीं आना चाहिए। पर्सनल आने में दिक्कतें हैं ना सर कि आप किसी की मजबूरी अगर नहीं समझेंगे ना तो अल्लाह ताला आपको एक दिन उसी मजबूरी में खड़ा करेंगे और बोलेंगे नाउ जज योरसेल्फ एज हार्शली एज यू जज्ड हिम। समझे बात क्या आपने ना। तो इसलिए अमन को बोलिए, आप नहीं मत जाइए, समझे ना। आपको इतना सारा डिटेल कहाँ से मिलता है सर? इतना सारा डिटेल? क्या डिटेल सर? इतना सारा डिटेल कहाँ से मिला है सर? अब क्या आलिम हूँ सर? नहीं सर, लगता है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है कुछ। हाफिज कुरान नहीं, आलिम नहीं, सिर्फ मुफ्ती चलेगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब क्या समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ तो आप किए हो, क्योंकि ऐसा नॉलेज ऐसे ही अटेंड नहीं हो जाता है। ये कोई इजी नॉलेज नहीं, क्योंकि ऐसा आंसर बहुत जन से आंसर सुना है और आंसर भी होता है एक लेवल का आंसर। जैसे क्लास 3 का आंसर कोई दे रहा है और क्लास 12 का आंसर, आप एकदम क्लास 13 का आंसर दे रहे हो। अच्छा, दिमाग के एकदम एलिट वाला आंसर दे। अच्छा, कैसे मतलब अच्छा उल्मा लोग, मुफ्ती लोग ऐसा आंसर देते, वो लोग से ऐसा आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ चलो इतना 15 साल आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ये क्या है, चलो वो ऐसा आंसर मिलेगा। इस पर हम क्या कमेंट करेंगे सर, लेकिन कुछ नहीं तो हम नहीं हैं, है ना सर? पक्का सर, पक्का। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब क्या है सर, आपका अमल में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अकीदा में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अकीदा मतलब? अकीदा मतलब कुरान हदीस के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, उसमें मतलब क्या है, नो कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो मतलब क्या सर आपका गलत है। तब को पेरेंट्स का आलिम या फिर नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा नॉलेज ये इस चीज़ को इम्पॉसिबल समझ लेना ही मतलब गलती है। इस्लाम ऐसा चीज़ है जिसका एक्सेस सबके पास है, लेकिन बोला गया कि मतलब कि आपके पास एक्सेस नहीं तो आप मान लिया तो आपका एक्सेस बंद हो गया। तब ये रिवर्टेड हो? नहीं, ये भी नहीं। अब देखिए यही ना कि आप मतलब बॉक्स में डालना चाह रहे थे, बॉक्स में आप नहीं डाल पाएंगे सर, दैट इज़ द मिस्टेक। वो एक्सेस आपके पास भी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती वो सोच रहे हो कि मतलब क्या है कि ये कैटेगरी के पास एक्सेस है, मेरे पास तो नहीं है, इस लैब के पास नहीं आ रहा है। जिस दिन आप छोड़ दो, अल्लाह बोलोगे अल्लाह को, हमको भी एक्सेस चाहिए तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट कम, मतलब क्या है आपको इंस्टेंटली। मतलब आप बचपन से एकदम दीन पे चलो। तो आप ये बात को समझो कि वो प्रोसेस विल टेक टाइम। कितना साल आपको अकीदा कितना साल लगा क्या बोलेंगे, मतलब समझिए हम सुनते हैं आलिम को, जब क्या करते हो फ्री टाइम में, क्या करते हो आप? खाली ये सब हम मतलब काफ़ी अर्सा तक हम सुना आलिम को, तो आलिम को सुन के मतलब क्या आलिम को समझने का काबिलियत आ गया। ये कौन सा? हम सुने डॉक्टर इसरार अहमद को। इज़ार है? डॉक्टर इसरार अहमद। इसरार? हाँ, इसरार अहमद। जाकिर नायक? जाकिर नायक को हम बचपन में सुनते थे, अब नहीं सुनते हैं। अब नहीं सुनते? नहीं, इसलिए कि मतलब कुछ बात होता है जिससे मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट खुलता है, और कुछ बात मतलब क्या दिल तक पहुंचता है। तो अब मेरा दिल में वही बात लगता है जो दिल तक पहुंचता है। समझे? हदीस पढ़ते हो खूब एकदम भर के? नहीं, हदीस पढ़ा हम कुछ नहीं है, सुनते हैं। मतलब पढ़ा मतलब क्या, मतलब समझिए किताब खोल के पढ़ना मेरा हैबिट नहीं है। समझे बात क्या आपने ना? बहुत डेप्थ रिसर्च करता आपका, समझ गया। नहीं, रिसर्च वैसा हमसे कभी हो नहीं पाता है, किताब खोल के पढ़ना मेरा हैबिट नहीं है सर। नहीं रिसर्च आप बहुत डेप्थ करते हो। जैसे अगर आप चीज़ अगर देख लिए ना
उसके ऊपर मतलब शांति नहीं होगा आपका दिल को, क्या है इसे मतलब क्या है ये? देखिए इन डेप्थ रिसर्च को आदमी क्या बना के रखा है, हम बताते हैं। हवा समझते हैं आप? समझते हैं ना? हवा, हाँ, मतलब एक सिंपल चीज़ हो उसको आदमी अगर इससे कॉम्प्लिकेट करना तो उसको मतलब बोला जाता है हवा बना के रखें। तो सिंपल बात में आप भी रुक जाइएगा तो आपके लिए चीज़ सिंपल होगा। सिंपल बात क्या है कि हमको हदीस मिला, अमल करेंगे, नहीं मिला नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। हम अगर कुछ कर पाते हैं तो ये कर पाते हैं कि कोई आदमी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करा तो उसमें रिप्लाई कर देता है कि वाई यू आर गोइंग इनटू सो मच कॉम्प्लिकेशन व्हेन यू हैव द सिंपल आंसर। तो हम इन डेप्थ रिसर्च नहीं करते हैं। मेरा तो रिसर्च मतलब क्या सरफेस पे है। लेकिन कोई आदमी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करता है उसको बोलते हैं भाई इतना कॉम्प्लिकेट क्या है कर रहा भाई, ये तो लिखा हुआ है, यहाँ हाथ बांधिए नमाज़ पढ़िए, और नहीं बांधना तो मत बांधिए, लेकिन गलत प्रचार मतलब क्या है मत कीजिए। या फिर आप अगर बोल रहे हैं वो सही है तो उसका एविडेंस पता होना चाहिए ना आपको, क्योंकि बड़े इमाम सब कॉल नहीं हम बोले थे एक जन को, मतलब उसको समझने के लिए भी तुम्हें एटलीस्ट आलिम होना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ रिटन इन वेरी डेप्थ। उसको समझने के लिए यही सब मतलब क्या है सर आपका स्कैम है। अगर उसको समझने के लिए हमको आलिम होना पड़ेगा तो फिर आलिम जो लिखे उसको समझने के लिए हमको आलिम होना पड़ेगा, तब तो हमको आलिम के ऊपर अंधविश्वास करना पड़ेगा। जब हमको अंधविश्वास करना है तो रिसर्च का मतलब क्या होगा? तो अंधविश्वास किसी के पीछे भी करिए आप, है ना? नहीं समझे बात क्या बोले? अंधविश्वास ही करना है तो फिर वाई आर्ग्यूइंग? You say I am following him. I am saying I am following him. Go follow whoever you wish. तो आपका अच्छा मुफ्ती के साथ नहीं लगता है या आलिम के साथ? सर हम बात ऐसा करें कि आदमी लगेगा क्यों? हम सिंपल बात बोलेंगे कि आपको लगता है अगर कि मतलब यहाँ पे नाक नीचे हाथ रख के पढ़ना सही है, तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। नहीं कोई आलिम से ये क्यों डिबेट करने का शौक में ऐसा डिस्कशन। हम जब नमाज़ पढ़ने तरीका चेंज किए थे तो मस्जिद के इमाम साहब को बोले थे कि तुम 4 इमाम से बड़े हो गए, 4 इमाम को नहीं मानते हो। हम उस टाइम थोड़े हम बोल दिया कि मतलब क्या है कि 4 इमाम जिनको मानते हैं हम उनको मानते हैं। माशाल्लाह इमाम साहब पहले ये क्या हुआ? हाँ, हम एक फीलिंग के साथ नहीं बोले थे, मतलब मुँह से ऐसा निकल गया था। कहाँ मस्जिद है? ये करीम सलन है ना पीछे, हाजी साहब के उल्टा कोट में गली है, गली के अंदर मस्जिद है, वो तारा चांद मस्जिद। हाँ वहाँ पर, हाँ वहाँ पर कभी कभी जाते हैं। हाँ अच्छा है, मतलब मज़ा आता है वहाँ पर। तो नहीं उनसे बहुत कुछ हम सीखें, लेकिन मतलब क्या है जो गलत बात है वो तो गलत बात है ना सर। तो वो क्या बोले फिर? उसके बाद नहीं बोले कुछ, उनके लिए बेहतर था। नहीं इसलिए नहीं कि हम डिबेट जीत जाते हैं हार जाते हैं, क्योंकि कुरान की बात आ जाने के बाद कुछ शांत हो जाए तो उसके अंदर ईमान है, उसके आर्ग्यू करेगा तो मतलब क्या उसका खतरा है फिर ईमान का। मतलब वो क्या थे इमाम? हनफी। वो तो इंडिया में ज़्यादातर लोग हनफी हैं। ज़्यादातर क्या, बहुत ऑलमोस्ट ऑल इसलिए वो लोग के साथ बहुत वो चलता है। रकुअत से एक लड़का है तो वो बोल रहा था वो इकामत के बारे में। हाँ बोला तो ठीक है, मैं भी उसे दिखा दिया। तो एक जो मेरा दोस्त है उसे पता तो नहीं है, वो बोला जाओ अपने मम्मी पापा से पूछो जाके क्या है। तो बोला हम मम्मी पापा से नहीं पूछे, मम्मी पापा से पूछना ठीक है, हम रिसर्च के हम पाए, मम्मी पापा से क्यों पूछे? नहीं मम्मी पापा रिसर्च नहीं किए तो हम मम्मी पापा से क्यों पूछे? अगर रिसर्च करते तो पूछते हैं हम। हाँ फिर वो बोला हाँ अगर तब तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था, और मम्मी पापा से पूछना होता। बात एकदम सही बोला। हाँ फिर दूसरा लड़का बोला तुम अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कंपेयर कर रहे हो, क्यों बेइज्जती करा रहे हो उनका? अस्तगफिरुल्लाह। रसूल को भेजा गया इसलिए ताकि आप उनकी इत्तिबा करें। Yes. तो इत्तिबा तो नहीं करेंगे ना, और किसी का तो नहीं करेंगे ना। तो उनको देखेंगे, उनका इत्तिबा करेंगे या किसका इत्तिबा करेंगे, है ना? उसवतुल हसना बोला गया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? बेस्ट एग्जाम्पल क्यों होता है? ताकि एग्जाम्पल को देख के सीखा जाए। तो दो बार इकामत, वो 2 बार किया। हाँ क्यों इतना मसला में आ रहा हूँ?
सिंपल तुम्हें उठा हदीस के में दे- लिखा हुआ है, हाँ करो। अजान है 2 और इकामत में इकामत एक एक है, है। खाली एक लाइन ऐड होगा हम्म। कद क़ामती सलाह, क्योंकि वो अजान में नहीं है। अजान में नहीं है, हाँ वही ऐड होगा जो होगा, और बस एक कद कामत सलाह इसलिए क्योंकि वो अजान में नहीं है, नहीं। जो अजान में है वो हाफ हो जाएगा, हाँ है ना। पर वो हनफी नहीं था। सर मतलब वो समझिए कोई भी हो, मेरा बोलने का मतलब मुसलमान के बाद फर्दर कैटेगराइजेशन में नहीं आना चाहिए। हाँ एक कैटेगराइजेशन आप करेंगे तो अलाउ करेंगे क्या सर, शिया सुन्नी, क्योंकि सोर्स में डिफरेंस है। बाकी जितना भी सुन्नी मुसलमान है सारे के सामने हदीस आ जाए तो मतलब क्या उसको हदीस को मान लेना चाहिए। तो जो सुन्नी लोग को एकदम मतलब गंदा ट्रीट करना चाहिए सर, किसी को गंदा नहीं ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि लोग क्योंकि मान लीजिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है इस्लाम का दावत देना बिगिन किए थे तो मक्का का अक्सर लोग मतलब क्या कहता था, नहीं मानता था। लेकिन जब दावत के एंड में पहुँचे तो मक्का का अक्सर लोग मतलब कि इस्लाम पे माना। तो अगर वो नहीं मानने वाला और गंदा ट्रीट करते हैं तो क्या नहीं मानने वाला कहीं मानने वाला बनता? नहीं बनता। तो गंदा किसी को ट्रीट करना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत जरूरी है, हम्म। सुन्नी छी हटे ऐसे। तो वो लोग फिर मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा को फॉलो नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल को मतलब क्या है फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब वो लोग तो वो लोग सुन्नी अगर अपना- एग्जाम्पल को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर मतलब कि अच्छी वो लोग को करना चाहिए, सुन्नी लोग को नहीं करना चाहिए। वो लोग अपना एक हाई स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जैसे हम सुन्नी है ठीक है तुम शिया है। उसको कहा जाता है मतलब जो है, देखिए हम आपको एक बात सिंपल बोलेंगे कि शिया लोग खुद मॉडल हाई ग्राउंड लेके रखा है। सुन्नी का मस्जिद में कोई भी मतलब क्या हो सकता है आ सकता है, लेकिन शिया का मस्जिद में मतलब बहुत जगह लिखा रहेगा मोमिन आर ओनली मोमिन आर अलाउड, जिसके अंदर ईमान है। हाँ वो मुमिन है। हाँ तो शिया लोग ये समझता है कि मतलब क्या ओनली दे आर मोमिन, सुन्नीज आर नॉट मोमिन। तो बात ये है ना कि डू नॉट गेट इनटू religious debate, Islamic debate with Shia. I am not saying so. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं सर आप? कहाँ पे थे हम लोग? बोल रहे थे आपको कि शिया से आर्गूमेंट तो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग आपको आर्गूमेंट हरा देंगे, इसलिए कि वो लोग से आर्गूमेंट आप जीत ही नहीं सकते हैं। पर वो लोग की इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, मत knowledge। लीजिए, हम ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना ले सकते हैं। निराधार आदमी से तो शिया लोग सुनने में हम एक convert ही नहीं हो सकते। हम एक सिंपल बात बता रहे हैं आपको, निराधार आदमी से ज्ञान वही लेगा जो अज्ञानी है, नहीं समझे? ज्ञान लेने का और देने का दोनों का मतलब क्या होता है? आधार होता है। तो जो आधारी का इनकार करते हैं उससे ज्ञान मिलेगा क्या? कोई ज्ञान नहीं मिलेगा ना। तो वो लोग हम लोग सुनने में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। सुन्नी में कन्वर्ट करने के लिए वो लोग को अपना एरोगेंस को लेट गो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बहुत लेकिन- जन तो है शिया से सुन्नी कन्वर्ट हुए। तो मतलब समझिए आप कन्वर्ट करने चक्कर में मत जाइए। अभी मतलब समझिए आप मतलब क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बात आप समझिए, एथियस्ट का भी कोई आधार मतलब क्या होता नहीं होता है। एथियस्ट अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाए, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाए तो एग्नोस्टिक बन सकता है। एथियस्ट मतलब क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर बोलता है मेरे एथिज्म का बेस जो है वो मतलब क्या साइंस है, तो इफ साइंस इज़ योर बेसिस देन द मोस्ट यू कैन बिकम इज एग्नोस्टिक। यू कैन नॉट बिकम मतलब क्या सर आपका एथियस्ट। सर आपको पहला बार देख के लगा था आप एथियस्ट हो? हाँ आप एथियस्ट हो पहला बार आपको देख के लगा? अच्छा, ऐसा क्यों लगा था आपको? पता नहीं क्यों। क्यों? पता नहीं, जो लोग ज़्यादा एजुकेशनल हो जाते हैं ना सर, हाँ। देखिएगा एक चीज़ बहुत देखा हूँ, मतलब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ठीक हाँ, है, हाँ। जो लोग काफिर कहलाते हैं, हाँ, नहीं हाँ, बोल सकते काफिर हाँ। होने भी, जो लोग नहीं, जो अपने आप को काफिर बोलता है उसको आप काफिर बोल सकते हैं। हाँ तो जो अपने आप को काफिर बोल रहे हैं उसको आप काफिर बोल सकते हैं। हाँ If someone says that I do not believe in God, हाँ। then he's a kafir. नहीं, जैसे हम लोग के फैमिली में We cannot say someone a kafir if he is declaring himself to be a believer, हाँ, even if he is. तो ज़्यादा एजुकेशन दुनिया का पढ़ाई में न घुस जाते हैं ना सर कि मकसद ही भूल जाते हैं, और वो फिर उसके पीछे साइंस में लगे आते रैशनल साइंस का भी वो लोग को नॉलेज नहीं होता है। हैं।
बात यह है कि दे जस्ट वांट सेक फ्रीडम, यस, Freedom- ठंडाई चाहिए, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, फ्रीडम फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। तो उसके लिए तो पहले मतलब- बार देख के यही लगा था आपको, है ना? फिर जब देखा अच्छे से, नहीं, उनका पूरा पूरा मुस्लिम, पूरा मतलब वो वाला मुस्लिम भी नहीं जो आधा ढकता है आधा, वो एकदम प्योर, माशाल्लाह। तो एथियस्ट साइड करके आप क्या कीजिएगा? कोई बेसिस नहीं है उसका बात का ना। अगर वो बोल रहा है कि आप मेरा बात साइंस मेरा बेस है, तो फर्स्ट बिंग माई एग्नोस्टिक, देन आई टॉक टू यू। तो पूरा अरबिक लैंग्वेज आप जानते हो? नहीं, अरबिक लैंग्वेज तो नहीं जानते, नहीं कुरान का अरबिक से मतलब क्या है आपका फेमिलियर है, बस वो सीख लीजिए सर, है ना? एकदम पक्का, एकदम मजबूत हो जाइएगा, है ना? इंशाल्लाह। पूरा वो मतलब दिल से आलिम बन जाइएगा, है ना? पूरा। अब आ जाइए, यहाँ पे आते हैं अमोनिया में। हाँ, NH3 में अब दुनिया को पढ़ाई मिलते हैं। नहीं, ये भी तो गलती है ना, सिर्फ दुनिया पढ़ाई है नहीं है, ये भी दिन का पढ़ाई है। कैसे? सूरह रहमान पढ़े हैं, है ना? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान वश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। चांद सूरह हिसाब से चल रहे हैं, दे आर रनिंग विद कैलकुलेशन। व्हाट इज दैट कैलकुलेशन? द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो क्या दुनिया पढ़ाई कैसे हो, बताइए हमको आप। वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। कैसे दुनिया पढ़ाई हो? ये दुनिया और दीन का बाइफर्केशन कौन किया है? जिस तरह कुरान अल्लाह का आयत है, उस तरह दुनिया भी अल्लाह का मतलब क्या आयत है, साइन है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वल लैली वन नहार ला आयातिल लिक़ौमी युक़िनून। यकीन करने के लिए निशानी, यकीन करने वालों के लिए निशानी है ज़मीन आसमान। तो बाइफर्केशन कौन किया, बताइए उनका। हाँ, ये बात है कि आज वो लोग जो बोलते हैं अल्लाह पे यकीन करते हैं, अल्लाह के निशानी को लोग छोड़ चुके हैं। मतलब एथियस्ट अल्लाह का वो निशानी को छोड़ चुका है जो नाजिल हुआ, और ईमान वाला अल्लाह का दुनिया की निशानी को छोड़ चुका है। और दोनों मतलब क्या, सिर्फ एक आँख अंधा है, इसलिए दोनों दज्जाली फितना है, फंसा हुआ है। समझे बात क्या बोले ना? डेप्थ का बात किया, डेप्थ कब आएगा? दो आँख से देखेंगे तब आपको डेप्थ का एहसास होगा, एक आँख से देखेंगे तो आपका डेप्थ का एहसास कभी मतलब क्या होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा, आपको विजन रहेगा सुपरफिशियल। दोनों आँख का विजन मतलब क्या होता है, मिल के आपको बताता है कि किसी चीज़ का डेप्थ कितना है, नहीं तो आपको विजन रहेगा सरफेस में, कितना गहराई है वो आप दो आँख से देखेंगे, बाइनोकुलर विजन से ही समझ में आएगा। और आपको चेक करना है तो मतलब एक मतलब ये पेंसिल शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो डेप्थ उसका आपको मतलब क्या है, तो आँख से चलेगा, नहीं तो पेंसिल शिफ्ट हो जाएगा फिर आपका। हाँ, विजन ही ये हुआ है। दो आँख क्यों है? डेप्थ को जानने के लिए। अगर ऐसा मतलब अभी आप क्या बताए थे, मतलब अलग अलग वैरायटी नहीं जानना है, ट्रू वर्जन सही से जानना है। उसके वैरी करके और कुछ बनाइएगा तो गलती होगा, सही नहीं होगा, है ना? अब अल्लाह जैसा आँख दिए, उसके अलावा उस कोई वर्जन बना लीजिए, वो इंसान का बॉडी में गलती होगा। अल्लाह ऐसा कान दिए, उसके अलावा कैसा भी कान बना लीजिए, इंसान का बॉडी में वो चीज़ क्या होगा, गलती होगा। ये दज्जाल जब आइएगा ना सर, दज्जाल हाँ, आएगा, हाँ। बोलेगा मैं गॉड हूँ, तब बोलूँगा आप दूसरा आँख खोल के दिखाइए, मान जाऊँगा। नहीं, दज्जाल जब आएगा ना तो मतलब अल्लाह ताला क्या मतलब रसूलुल्लाह के क्या बोले, कि इट नॉट विश टू मीट हिम। हाँ, पर फिर भी बोल के निकल जाऊँगा, बोलूँगा नहीं, वही गलत है ना, कि डू नॉट, इफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज सेइंग डू नॉट विश टू मीट हिम, डू नॉट विश टू मीट हिम, because he will be the greatest of all fitna that came to earth and that will come to earth till it ends. मैजिक। But if you meet him, be firm. मतलब अगर आप उससे मिले
तो अपने ईमान पे कायम रहे, मिलने के लिए ज़बरदस्ती निकल के नहीं जाए। हाँ, अगर जैसे face मतलब to क्या है face- कि एक इंसान वो दज्जाल से मिलने नहीं जाएगा, लेकिन दज्जाल को मतलब क्या मिल जाएगा। हम्म, तो दज्जाल का बात वो नहीं माने तो दज्जाल उसको मतलब क्या असर आपका उसका बॉडी को 2 हिस्सा में क्या है काट देगा, और फिर मतलब क्या उसका बॉडी को मतलब क्या जोड़ेगा और फिर उसको ज़िंदा करेगा और फिर बोलेगा अब मानो मैं खुदा हूँ। तो वो बोलेगा अब तो मैं और नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि साइन मतलब क्या है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में था। तो दोबारा जब उसको मानना चाहेगा तो फिर नहीं मान पाएगा। पर ये तो होगा सर, ये होगा। तो ऐसे ईमान तगड़ा वाला। हाँ, ऐसा तगड़ा ईमान भी होगा ना, लेकिन उसका नहीं होगा जो दज्जाल से मिलने जाएगा। उससे उसका होगा जो दज्जाल से बाई चांस मिल लेगा। तो बोले दज्जाल के आँख में देखने से ही आप उसके वश में हो जाओगे। तो Like- दज्जाल मतलब आपको मीट नहीं करना, दज्जाल की फितना से अगर आपको बचना है तो सूरह कहफ पढ़िए, हम्म, है ना। तो जो सूरह कहफ जिसका समझ लीजिए दिल में जान में बसा हुआ होगा, दज्जाल उसको हार्म नहीं कर पाएगा, है ना। जिसका दिल में नहीं बसा हुआ होगा उसको दज्जाल मतलब क्या हार्म करेगा, है ना। और दज्जाल कब आ रहा नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, दज्जाली फितना में लोग जी रहे हैं। कमिंग डेविल कास्ट देयर शैडो बिफोर, सो वी आर लिविंग इन द शैडो ऑफ दज्जाल, है ना। हाँ, We are really living in the shadow of Dajjal, कैसे? because Allah has given us 2 signs. One is the sign of revelation, other is the sign of this world. So the Dajjali fitna is accepting this world but rejecting the one who created this world. समझ रहे बात क्या है ना। साइकोलॉजिस्ट लोग भी इतना बेवकूफ़ है, अगर हम गाली देते तो गाली उनको देते हैं, लेकिन हम नहीं देते इसलिए हम नहीं दिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, अगर हम गाली देते तो वो लोग को देते नहीं, लेकिन हम नहीं देते इसलिए नहीं दिए, माशाल्लाह, है ना। वो लोग का बात ही पोएम में निकलता है ना। डिफॉल्ट है। नहीं, मजाक हम नहीं किए सच में, कि वो लोग आदमी को मतलब बेवकूफ़ बनाता है। हाँ सर, एक आदमी डिप्रेशन में है, उसको बोला बी ग्रेटफुल, टू बी ग्रेटफुल टू whom? नो, यू कैन बी ग्रेटफुल टू एनीवन। अरे कोई मतलब बना इस बात का? बी ग्रेटफुल टू द मॉर्निंग, टू सन, टू स्टार, टू नेचर। अरे सीधा बोलो कि जो क्रिएट किया उसके लिए ग्रेटफुल हो, एंड दैट ग्रेटफुलनेस इज टॉट टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह, वी बिगिन आवर प्रेयर विद मतलब क्या सर आपका अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ग्रेटफुलनेस का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो ग्रेटफुलनेस का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, है ना। लेकिन क्योंकि वो उसको कस्टमर को प्लीज़ करना है, क्योंकि मेरा कस्टमर में से कोई एथिस्ट हो सकता है, कोई एग्नोस्टिक हो सकता है, कोई बिलीवर है, कोई बिलीवर नहीं है, तो खाली बोलो बी ग्रेटफुल। टू whom टू बी ग्रेटफुल? ओ आई डोंट नो, इट्स अप टू यू, जो तुम करो, जो तुम करो। तो आदमी लोग वैसे ही पागल है, आई एम ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। क्या मतलब बना इस बात का? Anyone can be grateful to himself. So what is that? That is not grateful. That is not being grateful. That is being selfish. ठीक है, तुम सेल्फिश रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन टर्म सही यूज़ करो। टर्म क्यों चेंज कर रहे हो? I'm grateful to myself. हाँ ना। Oh my God. पागल वर्ड हो गया ना पूरा, कि लड़की लोग को देखने आई एम मैरिंग माई सेल्फ। वट इज दिस? क्या क्या वर्ड्स इस्तेमाल करता है पता नहीं। कोई बोल रहा आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ कैट, है ऐसा आदमी लोग। हाँ, है सच्ची। और साइकोलॉजिस्ट क्या बोला, सबको एक्सेप्ट करो। तो वो लोग गाली नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा? अरे आपका मन के लिए आदमी मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव चीज़ को मतलब क्या सब्जेक्टिव बना देगा। ब्यूटी ऑब्जेक्टिव है, आप बोलिए ये ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, वो आपका राइट है। लेकिन 1 मीटर को 2 मीटर बोलना आपका राइट मतलब क्या नहीं है ना। 1 मीटर 1 ही मीटर रहेगा, 2 मीटर मतलब क्या सिर्फ 2 ही मीटर रहेगा। तो जो चीज़ मतलब क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव है दैट विल रिमेन ऑब्जेक्टिव, और जो चीज़ मतलब क्या सिर्फ सब्जेक्टिव है दैट विल रिमेन मतलब क्या सिर्फ सब्जेक्टिव, है ना। आपको बिरयानी खाना अच्छा लगता है दैट इज़ ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, अगर डोसा खाना अच्छा लगता है दैट इज़ मतलब क्या सिर्फ सब्जेक्टिव।
लेकिन बिरयानी को डोसा बोलना और डोसा को बिरयानी बोलना, दैट इज़ नॉट सब्जेक्टिव, दैट इज़ मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है ना। तो डोसा खाने से मना नहीं कर रहे हैं हम, पहले डोसा को डोसा बोलिए और बिरयानी को मतलब क्या बिरयानी बोलिए। बिरयानी बोलिए। तो इफ़ यू वांट टू बी सेल्फिश, बट डू नॉट कॉल दैट बीइंग ग्रेटफुल टू योर ओन सेल्फ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और जो अपने बारे में जो चीज़ अच्छा है वो ये है कि सेल्फ का केयर करना अच्छा है। बीइंग सेल्फिश इज नेवर गुड। सेल्फ केयर एंड सेल्फिशनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो चीज़ का आदमी बुरा बन रहा है और बुरा बन के मतलब क्या चीज़ का फ़र्क मिटा दे रहा है ताकि आदमी पकड़ ना पाए कि वो बुरा है। तो जब इतने ही बुरा बन चुके तो बुराई में एक और डिग्री आगे जाइए कि आदमी को आपको परवाह ही नहीं है, मतलब हम कुछ भी करें, आदमी क्या बोल रहा है उसका परवाह नहीं है। लेकिन आने परवाह भी है कि हम बुरा करेंगे नहीं, आने बुरा बोलेंगे, है ना। अच्छा से बुरा करेंगे फिर हम गाली नहीं देते इसलिए नहीं, मजाक नहीं देते। अरे अल्लाह नहीं, गुस्सा में भी नहीं निकलेगा ना गाली, इसलिए बता रहे आपको। तो आप समझिए जैसे वाटर में मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन का और मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन का रेशियो मतलब मास रेशियो मतलब क्या फिक्स है, उसी तरह मतलब क्या असर आपका अमोनिया में भी क्या असर आपका नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का मतलब क्या असर आपका मास रेशियो मतलब क्या असर आपका फिक्स हो। पता कैसे चलता है सर? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है। वो नहीं जानता। एटॉमिक नंबर मतलब क्या असर आपका 7 है, मास नंबर 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें मतलब क्या नंबर प्रोटॉन मतलब क्या 7 है, वो बता देंगे, अभी के लिए जान लीजिए, वो अलग टॉपिक है कि बता देंगे। देखिए हम लोग ये जानते हैं ना कि मतलब एटम में 3 मतलब क्या होता है आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक मतलब क्या आपका इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें जितना प्रोटॉन उसका एटॉमिक नंबर उतना। तो पहला मतलब क्या सर आपका एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। दूसरा एलिमेंट क्या है सर आपका हीलियम, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2। तीसरा एलिमेंट क्या है सर आपका लिथियम, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। अब आप बोलेंगे सर और हाइड्रोजन और मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनता है मास नंबर, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 7 है, उसमें 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर कितना हो गया? 14। और हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें मतलब क्या सर आपका सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन मतलब क्या सर आपका नहीं है, उसके एक वर्जन में, ठीक है। और बेसिकली हम लोग उसी वर्जन का बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसका मतलब जो है एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी क्या सर आपका 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में कितना आटम है? 3 आटम है, तो 3 आटम का मास नंबर कितना हो गया? 3। तो पूरा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 14 + 3 मतलब क्या सर आपका 17। तो 17 में आप ये बताइए नाइट्रोजन कितना था? 14। हाइड्रोजन कितना था सर आपका? 3। तो यहाँ पे रेशियो मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका 14:3। ये बताया समझ में? आप दूसरा जगह एंटर किए हुए हैं कि एटॉमिक मास क्या है नहीं, वो तो हम बता दिया आपको ना, वो डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। आप क्या बताएं, आप बस इस इन्फॉर्मेशन को में बिलीव कीजिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो आपको बिलीव करना है वो ये है कि हाइड्रोजन का मास मतलब क्या है सर आपका 1 है एटॉमिक मास। तो अगर एक हाइड्रोजन का एटम का एटॉमिक मास मतलब क्या है सर आपका 1 है, तो 3 हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास कितना है सर आपका 3। तो पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ? 14 + 3 17, जिसमें से 14 किसका है सर आपका? नाइट्रोजन का, और 3 किसका है सर आपका? हाइड्रोजन का। तो व्हाट इज़ द मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया? सो विल से इट इज़ 14:3। समझ में आया बात? क्या आपने इसको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो हमेशा मतलब क्या 14:3 मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो वी कैन से whenever we will decompose ammonia, we will find its mass ratio, we will find the mass ratio of nitrogen and hydrogen in it to be 14:3। ये बताया समझ में? इसको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। और रेशियो में कौन पहले बोले कौन बाद में बोले इससे फ़र्क पड़ता है। तो नाइट्रोजन पहले अगर बोल रहे हैं पहले रखेंगे 14, और हाइड्रोजन अगर बाद में बोले तो हाइड्रोजन रखेंगे मतलब क्या सर आपका 3। और मॉलिक्यूल में जो पहले है उसको पहले बोलिए, जो बाद में उसको मतलब क्या सर आपका बाद में बोलिए। इसलिए 8:1 नहीं हो सकता वाटर में। वाटर में क्या होगा सर आपका 1:8, बिकॉज हाइड्रोजन इज कमिंग फर्स्ट एंड ऑक्सीजन इज कमिंग मतलब क्या है सर आपका सेकंड। अगर आप 8:1 बोलिएगा तो इसका मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन का पेड़ बना दिया और ऑक्सीजन को बना दिया 1, जो कि पूरा बात मतलब क्या उल्टा हो जाएगा। तो फिर वो लॉ को ब्रेक कर देगा। कौन सा लॉ को?
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे वो लॉ है क्या, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, केमिकल सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल केमिकल सब्सटेंस मॉलिक्यूल से ही बनता है ना। तो केमिकल सब्सटेंस मतलब बड़ा स्केल में बात हो रहा है, छोटा स्केल में बात होगा तो मॉलिक्यूल कहा जाएगा, जब बड़ा स्केल में बात होगा तो क्या कहा जाएगा सर आपका, केमिकल सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट मास प्रोपोर्शन। आया बात समझ में ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम faced by scientists was to give appropriate explanation to these laws। ये सब लॉ ऐसा क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना मतलब क्या था, बाकी था। लॉ ये तो कंफर्म हो चुका था, लॉ ये साबित भी हो चुका था, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक्सप्लेन करना मतलब क्या था, बाकी था। आपको बताया था ना कि पहले ऑब्जर्वेशन फिर मतलब क्या एक्सप्लेनेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन फिर आ रहा है, उसका मतलब क्या था आपका, एक्सप्लेनेशन। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation to these laws। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter। Dalton picked up the idea of the divisibility of matter, which was till then just a philosophy। अब तक philosophy था ना, मतलब चाहे वो ग्रीक से आया हो चाहे इंडिया से आया हो, लेकिन था मतलब क्या, फिलोसफी। साइंस मतलब क्या था, नहीं था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वो गुजरा, मतलब क्या था आपका, नहीं था। ओके ये पानी पी लीजिए, ठंडा। अच्छा ठंडा पानी पी लीजिए। तो यहाँ पे आते हैं, तो डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर which was till then just a philosophy। It took the name atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms। तो डाल्टन का हर बात सही नहीं है। आप आगे जाके मतलब क्या सर आपका डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का मेरिट से पढ़ेंगे, और आगे जाके मतलब क्या सर आपका डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या सर आपका डीमेरिट से पढ़ेंगे। तो थ्योरी होता ही ऐसा है, थ्योरी मतलब एक ऐसा फॉर्म में होता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, और एक्सपेरिमेंट किए जाने के बाद मतलब क्या पता चलता है कि वो थ्योरी कितना सही था कितना गलत था। जब तक किसी चीज़ को ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट ना किया जाए कि उसको एनालाइज किया जा सके साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तब तक वो मतलब क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। तो डाल्टन थ्योरी किया जिसको उस वक्त नहीं, लेकिन मतलब क्या और आगे जाके मतलब क्या सर आपका टेस्ट किया गया, और टेस्ट करने के बाद मतलब क्या सर आपको उस थ्योरी का मेरिट या डी मेरिट पता चला। तो डी मेरिट होने के बावजूद भी थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज साइंटिस्ट आर गेटिंग समथिंग टू एम एट। उससे पहले वो लोग के पास कोई आइडिया ही नहीं है, तो आइडिया कौन भी एम करने के लिए, जो थ्योरी दिया। तो थ्योरी अगर रॉन्ग भी साबित हो जाए तो भी उस थ्योरी को देने वाले की इज्जत करना पड़ता है, बिकॉज बिफोर द थ्योरी केम पीपल वर क्लूलेस। हो गया थ्योरी को हम लोग को करना पड़ रहा है। नहीं समझे आप बात क्या बोले, इसलिए तो समझा रहे आपको हम कि बिफोर ही केम पीपल वर क्लूलेस। ही वॉज द वन हु अटेम्प्टेड फर्स्ट एंड ही वॉज द वन हु गेव देम क्लू टू एम एट। नहीं बात आप समझे बात क्या बोले, कोई ना कोई ये इस जिम इक्विपमेंट क्या बोलते हैं इसको, इसे हाँ मैनुअल फंक्शनल ट्रेनर। मैनुअल फंक्शनल ट्रेनर। तो आपको क्या लगता है पहला बार में सही बन गया होगा? इसके बनने से पहले आदमी लोग तो क्लूलेस था ना, कोई इसका बनाया प्रोटोटाइप, फेल हुआ, ख़राब बनाया, इम्प्रूव होता गया, तब ऐसा बना ना। तो पहला आदमी जो अटेम्प्ट किया था उसका इज्जत नहीं करना पड़ेगा। तब जब एक इंसान क्लास फेल होता है तो उसका भी तो एग्जाम देना चाहिए ना, तब इज्जत। आर यू द फर्स्ट वन? आई एम नॉट द फर्स्ट वन बट नो यू आर नॉट द फर्स्ट वन। अगर आज कोई ये देख के इसका पास वाला वर्जन बनाए तब तो क्रिटिसाइज होगा ना सर। आज कोई अगर राइट ब्रदर वाला फिल्म बना दे तब तो आदमी क्रिटिसाइज करेगा उसको ना। वो तो नहीं बोल सकता राइट ब्रदर को क्रिटिसाइज नहीं किया गया, हमको क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
हाँ राइट ब्रदर का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वहाँ से आदमी ग्रो किया है, और आप अगर राइट ब्रदर का प्लेन बनाएंगे तो फिर आप रिग्रेस करके पीछे जा रहे हैं। तो आपको मतलब क्या सिर्फ आपको राइट ब्रदर का प्लेन नहीं बनाना है ना, बात को समझिए ना। आपको जेम्स वॉट का स्टीम इंजन बनाना है, नहीं, जेम्स वॉट जो स्टीम इंजन है तो उसकी इज्जत करना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज द वन हु गेव द आइडिया ऑफ इंजन टू पीपल एंड देन पीपल इम्प्रूव ऑन इट ना। वही बात बता रहे हैं, तो गलत होने के बावजूद भी इज्जत करना पड़ेगा, बिकॉज बिफोर इट पीपल वर क्लूलेस व्हाट टू डू। आए बात समझो ना, अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग थे। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। अब जॉन डाल्टन के बाद थोड़ा कुछ लिखा पढ़ लेते हैं, इज्जत देना तो पड़ेगा, अभी तो बताएं। तो जॉन डाल्टन was born in a poor weaver's family in 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 20. 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element or a compound or a mixture, is composed of a small particles called atoms। अभी बता दे रहे हैं, सब सही मत मानिएगा, सही इसमें से क्या है गलत इसमें से क्या है, मिनट्स और लिमिट्स को जानने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। तो पोस्टुलेट्स क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि सारा का सारा मैटर टाइनी पार्टिकल से बना है, और वही टाइनी पार्टिकल मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। तो डाल्टन क्या बोला कि अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तो एक ही एलिमेंट का हर एटम एक ही तरह का होगा, क्या चीज़ में, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टी में भी। यानी अगर हाइड्रोजन का ये वाले एटम का मास 1 है तो हाइड्रोजन के वाले एटम का मास में मतलब क्या होगा, सर आपका 1 होगा। और अगर ये वाला हाइड्रोजन का एटम मतलब क्या कंबस्टिबल है तो वो वाला हाइड्रोजन का एटम भी क्या होगा, कंबस्टिबल होगा। और ये वाला हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से मतलब क्या, आपका 1:8 की मास रेशियो में कंबाइन कर रहा है, तो वो वाला भी मतलब क्या, आपका ऑक्सीजन से मतलब क्या, 1:8 की मास रेशियो में कंबाइन करेगा। तो पहला बात जो जॉन डाल्टन ने बोला वो क्या बोला सर, आपका मैटर वेरी टाइनी पार्टिकल से बनता है, और वही वेरी टाइनी पार्टिकल्स क्या करता है, आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। दूसरा बात जो डाल्टन बोला वो क्या बोला सर आपका, कि मैटर इनडिविजिबल है और मैटर को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तीसरा बात क्या बोला, सॉरी, कि एक एलिमेंट का सारा एटम आइडेंटिकल है। क्या चीज़ में आइडेंटिकल है, मास में भी आइडेंटिकल है, और क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या है सर आपका आइडेंटिकल है। चौथा बात क्या बोला कि अगर अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो मास में भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। तीसरा बात और चौथा बात आपस में मतलब क्या सर आप कर लेंगे। तीसरा बात क्या था कि अगर सेम एलिमेंट का एटम है तो आइडेंटिकल है, मास में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो डिफरेंट है, मास में भी और मतलब क्या सर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। अब पांचवा बात क्या आ रहा है, वो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला बात आ गया। एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। होल नंबर मतलब 1:2 का रेशियो, 1:3 का होल नंबर रेशियो रहेगा, लेकिन मतलब क्या कभी फ्रैक्शन रेशियो मतलब क्या रहेगा सर आपका, नहीं रहेगा। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound। वही बात, यानी कि अगर 1:2 का रेशियो में कंबाइन कर रहा है मॉलिक्यूल के हिसाब से वाटर में, तो हमेशा 1:2 के हिसाब से कंबाइन करेगा। मास में भी मतलब क्या सर मॉलिक्यूल नहीं, मतलब मास रेशियो अलग होता है, मॉलिक्यूल रेशियो अलग होता है, लेकिन जो रेशियो है वो कांस्टेंट मतलब क्या सर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये रखिए, हम लोग क्या सर आपका डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में क्या है फिर सर पढ़े हैं, ठीक है ना। ओके